दोस्तों अभी हाल ही में यूपीएससी के द्वारा जो 2020 सिविल सेवा परीक्षा हुई थी उसका परिणाम जारी किया गया। आपने देखा होगा कि जितने प्रतिष्ठा के साथ जितने सम्मान के साथ इस परीक्षा और परीक्षार्थियों को देखा जाता है किसी अन्य परीक्षा के लिए नहीं। सिर्फ दो ही परीक्षाएं ऐसी हैं जिसके बारे में अगर आप सफल हो जाते हैं तो आपकी चर्चा पूरे ज़िले में होने लगती है। या तो आप आईएएस बन जाएं या तो फिर आप पीसीएस बन जाएं। इसके अलावा आप कोई भी जॉब कर रहे हो कितना भी पैसा आप कमा रहे हो आपकी चर्चा इस लेवल पर नहीं ही होती है। फिलहाल 24 सितंबर को यूपीएससी का जो परिणाम जारी हुआ तो तमाम ऐसे अभ्यर्थी भी इसमें अपना जो झंडा गाड़ने में सफल रहे जिन्होंने घर से तैयारी की है, जिन्होंने कोचिंग नहीं ली है और उन्होंने सेल्फ स्टडी से साबित कर दिया कि परीक्षा कोई भी हो, अगर आप डिसिप्लिन लेकर और थोड़ी सी एक सात्विक जीत के साथ तैयारी करते हैं तो आपको मंजिल जरूर मिलती है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है रामचरितमानस में कि जहीं का जहीं पर सत्य स्नेहु सोते ही मिलहि न कछु संदेहु। यानी कि अगर आप सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन के साथ कोई भी चीज़ इस दुनिया में आप चाहते हैं तो वो चीज़ आपको प्राप्त अवश्य ही होती है। फिलहाल यहाँ पर upsc.gov.in पर जो मेरिट लिस्ट जारी की गई है उसमें टॉप 10 के जो लोग हैं उनके अंक आप देख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं शुभम कुमार जो कि पहली रैंक पर हैं, इनको जो है 1054 अंक मिले। जागृति अवस्थी दूसरी रैंक, इनको मिले हैं 1052 अंक। अंतर देखिए मात्र 2 अंकों का है। इसके बाद तीसरी रैंक मिली है अंकिता जैन को 1051 अंक। डिफरेंस कितना है? 1 अंक का। यश जालूका 1046 अंक। ममता यादव 5वीं रैंक है और 1042 अंक। मीरा के 6ठी रैंक 1041। प्रवीण कुमार 7वीं रैंक 1041। इसमें क्या होता है कि जिनकी एज अधिक होती है उनकी रैंक थोड़ी सी ऊपर कर दी जाती है, यानी कि समान अंकों पर भी। उसके बाद 1 अंक कम पाकर जीवनी कार्तिक नागजी भाई ये 8वीं रैंक पर हैं 1040 अंक। अपाला मिश्रा ये 1031 और सत्यम गांधी 1028। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर देखो ये जो रैंक है इसको देखने के बाद मुझे एक मूवी का एक डायलॉग याद आ रहा है। आपने देखा होगा दंगल मूवी, उसमें आमिर खान अपनी बेटी को समझाता है कि जो गोल्ड और सिल्वर जो जीतते हैं उनके बीच अंतर घंटों का नहीं होता है। जो गोल्ड जीतता है वो सिल्वर से मात्र 1 2 5 सेकंड ही ज़्यादा टिकता है, लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया उसे हमेशा याद रखती है। और सिल्वर जीतने वाले को तो लोग भूल जाते हैं। और दोनों जो मेडल होते हैं गोल्ड और सिल्वर, इसमें उतना ही अंतर समझ लो जितना अंतर गोल्ड और सिल्वर की कास्ट में होता है। तो आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो शुभम कुमार हैं उनको 1054 अंक मिले हैं। तो इनको जो लिखित परीक्षा में 878 अंक और व्यक्तित्व परीक्षण में यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट में कुल 176 अंक मिले। वहीं पर जागृति अवस्थी को 1052 अंकों में 193 अंक मिले हैं किस पर? व्यक्तित्व परीक्षण पर। और 859 अंक मिले हैं यहाँ पर तो लिखित परीक्षा में 859 अंक मिले हैं। यानी कि आप जानते होंगे कि कुल मिला के ये जो परीक्षा होती है उसमें प्री ये मेंस का द्वार होता है और उसके बाद जो फाइनल मेरिट बनती है वो मेंस और इंटरव्यू के अंक जोड़कर बनती है। तो एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, आपके मन में भी अगर आप ये जिज्ञासा लेकर आपके मन में ये उत्कंठा जाग रही है, इच्छा जाग रही है कि आप इस परीक्षा में बैठें, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा इसी वीडियो में कि अगर आप आईएएस के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो किस प्रकार और कितनी परीक्षाओं से आपको गुजरना होता है, कौन कौन से पेपर होते हैं और किस प्रकार से इसकी फाइनल मेरिट बनती है, कितने अंकों पर फाइनल मेरिट बनती है और कितने अंक पाकर अभी तक लोग टॉप कर रहे हैं और सबसे अधिक अंक अब तक किसने प्राप्त किया है विगत कुछ वर्षों में। तो यूपीएससी आईएएस परीक्षा पैटर्न क्या होता है, इसमें देखिए मुख्य रूप से 2 स्टेज होते हैं। स्टेज 1 ये प्री परीक्षा होती है, स्टेज 2 ये सिविल सर्विसेज मेन परीक्षा होती है। मेंस की जो परीक्षा होती है फ्रेंड्स, इसी में आपकी मुख्य परीक्षा यानी कि लिखित परीक्षा और पर्सनालिटी टेस्ट जिसको आप इंटरव्यू कहते हैं, दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। प्री सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि प्री में जब आप कुछ अंक लेकर आते हैं तो आपका जो गेट है वो खुल जाता है मेंस के लिए।
मेंस में ही आपका जो रिटेन होता है और जो आपका इंटरव्यू होता है, दोनों के आधार पर आपको जो फाइनल मेरिट जो है ये तैयार की जाती है। तो यहाँ पर प्री के बारे में आपसे मैं बात करता हूँ। तो प्री की जो परीक्षा है, देखिए अभी अक्टूबर में होने वाली है, 10 अक्टूबर को। तो नेक्स्ट टाइम भी ये जो परीक्षा होती है फ्रेंड्स, देखो अगस्त में होनी थी, लेकिन इसे अक्टूबर में कराया जा रहा है ड्यू टू कोरोना। तो अक्सर ये परीक्षा जो होती है, फार्म इसके फरवरी में आते हैं, जनवरी फरवरी में फार्म आ जाते हैं, और ये जो परीक्षा होती है ये जुलाई अगस्त में होती है, लेकिन इस बार अक्टूबर में हो रही है। तो देखो यहाँ पर जो प्री होता है, इसमें जीएस का पहला पेपर होता है, 2 घंटे का समय मिलता है आपको, और यहाँ पर कुल मिला के आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होते हैं, 200 मार्क होता है। तो कुल मिला के 100 प्रश्नों के लिए आपको 200 अंकों की परीक्षा यहाँ पर देनी होती है। और उसके बाद जीएस का सेकेंड पेपर होता है 2 घंटे का। और याद रखना कि जो सेकेंड पेपर होता है, जिसको आप सीसेट कहते हैं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। 2 घंटे की परीक्षा होती है और 80 प्रश्न होते हैं, 200 अंक। तो इसमें आपको 33% मार्क ले आना मात्र कंपलसरी है। ऐसा अगर आप नहीं करते हैं तो पहला पेपर जिसके आधार पर आप प्री क्वालिफाई करेंगे, इसका मूल्यांकन ही नहीं होता है। यानी कि सेकेंड पेपर में कम से कम आपको 33% मार्क लेकर आना है, यानी कि 200 में कम से कम आपको 66 अंक प्राप्त करने होते हैं। उसके बाद पेपर 1 के आधार पर आपकी मेरिट बनती है मुख्य परीक्षा के लिए। मुख्य परीक्षा में जो है प्री के अंक जोड़े नहीं जाते हैं, मैं कई बार मतलब आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद होती है आपकी मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा जो होती है, इसमें कुल मिला के 9 पेपर होते हैं। इसमें 2 पेपर क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, बाकी के जो 7 पेपर होते हैं उन्हीं के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाती है। उसमें इंटरव्यू के अंक भी जोड़ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेपर ए और पेपर बी, पेपर ए में कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज आपको ऑप्ट करना होता है। 3 घंटे की परीक्षा होती है, 300 अंकों की। तो ये क्वालिफाइंग होता है, यानी कि इसमें आप हिंदी ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, तमिल ले सकते हैं, गुजराती ले सकते हैं, मराठी ले सकते हैं, जो कुछ भी आपको मुफीद बैठे उस लैंग्वेज में आपको जो है यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क। और क्वालिफाइंग मार्क जो होगा इसके लिए वो आयोग ही डिसाइड करता है बाद में। यहाँ पर 33% की कोई बाध्यता नहीं होती है। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा, इंग्लिश में आपको एफिशिएंट होना ही पड़ेगा। तो 3 घंटे की परीक्षा होती है, 300 अंक। तो यहाँ पर एक इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश दोनों क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, यानी कि अगर आप ये दोनों परीक्षा पास आउट नहीं कर पाते हैं, इसमें अगर आप क्वालिफाई नहीं होते हैं, तब आप जो बाकी की कापियाँ हैं वो जांची नहीं जाती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, जो पेपर 1 होगा यह एसे का होता है, यानी कि निबंध का। 3 घंटे का पेपर होता है, 250 अंकों की परीक्षा होती है। 4 पेपर आपके जीएस के होते हैं। तो 4 पेपर 250 अंकों के आप देख रहे हैं यहाँ पर। पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ और पेपर फिफ्थ, ये 250 अंकों की परीक्षा होती है और ये जीएस के पेपर होते हैं। इसके बाद 2 पेपर आपके सब्जेक्ट के होते हैं, वह सब्जेक्ट जिसको आप ऑप्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो परीक्षा, मतलब ये जो पेपर हैं उसको आपने स्नातक या परास्नातक स्तर पर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो कुल 1750 अंकों की मुख्य परीक्षा होती है, 275 अंकों का इंटरव्यू होता है। फाइनल जो मेरिट बनती है फ्रेंड्स, वो 2025 अंकों पर बनती है। कितने अंक लेकर लोग उत्तीर्ण होते हैं ये मैंने आपको अभी दिखाया टॉप 10 की लिस्ट में। अभी तक सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किया था, अगर ये प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा है तो आप देखिए यहाँ पर अभी तक जो है अनुदीप दुर्र शेट्टी, जो कि टॉपर रहे थे यूपीएससी 2017 में, उन्होंने 1126 अंक प्राप्त किए थे, मतलब 55.60% आउट ऑफ 2025 नंबर। और इसी के साथ उनको जो है 950 नंबर मिले थे, मतलब ही स्कोर्ड 50 आउट ऑफ 1750। जो रिटन की परीक्षा हुई उसमें 950 और इंटरव्यू में उनको 176 अंक मिले थे। 2018 के जो आईएएस टॉपर थे वो भी 1120 अंक प्राप्त किए थे। तो अब आप समझ गए होंगे कि पूरा जो पैटर्न होता है वो क्या होता है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर टीजीटी 2016 के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर टीजीटी 2016 में कला और सामाजिक विज्ञान 2 विषय ऐसे थे जिनका परिणाम जारी कर दिया गया, लेकिन अभी तक जो अभ्यर्थी हैं वो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। उनको जो कॉलेज अलॉट करना था वो अलॉट नहीं हो पाया है। हालांकि कई बार उनको जो है ये आश्वासन मिला कि उनको कॉलेज शीघ्र ही अलॉट किया जाएगा, लेकिन कॉलेज अलॉट नहीं हो पाया है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट थे, जब उन्होंने टीजीटी के लिए आवेदन किया था वो खुद को पीएचडी बताए, लेकिन बाद में जब वो चयनित हो गए तो उन्होंने
आयोग को ये पत्र लिखा कि वो पीएचडी नहीं है, तो उनको जो वेटेज मिला है वो काट कर फिर से परिणाम जारी किया जाए। तो अब आयोग के सामने एक दुविधा है कि डायरेक्टली जो लोग पहले पास आउट किए गए थे पहली लिस्ट में, अब वो लिस्ट बदलेगी। तो अब ऐसे जो अभ्यर्थी होंगे जो पीएचडी के लिए बता रहे थे खुद को, जो अब ये लिख रहे हैं कि उनके पीएचडी के वेटेज काट दिए जाएँ, तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे लोग जो कि अभी मेरिट में नहीं हैं, यानी कि जिनका परिणाम अभी जो जारी नहीं हुआ है, जो लोग अपने आप को आउट मान चुके हैं, वो लोग भी शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर अब यही एक दुविधा थी जिसकी वजह से अभ्यर्थियों को कॉलेज अलॉट नहीं किए गए थे। तो अब 2016 में सामाजिक विज्ञान और कला के लिए जो परिणाम है उसमें बदलाव होगा। जो अभ्यर्थी यहाँ पर पीएचडी नहीं थे, जिन्होंने पीएचडी खुद को बताया था, अब उनका जो वेटेज होगा कम किया जाएगा। इस प्रकार से एक नया वेटेज तैयार किया जाएगा, यानी कि एक मेरिट बनेगी। देन आफ्टर पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट की जाएगी, तब जाके कॉलेज का अलॉटमेंट किया जाएगा। हालांकि जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो बहुत ही उतावली में हैं और वो मांग कर रहे हैं कि 1 अक्टूबर से अगर उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो वो यहाँ पर 7 दिन प्रदर्शन के बाद भी चयन बोर्ड अध्यक्ष और उप सचिव ने आश्वासन दिया, कह रहे हैं ऐसे अभ्यर्थी। तो 1 अक्टूबर से बेमियादी धरना प्रदर्शन करने की बात चल रही है, लेकिन जो मुख्य बात है वो भी आप यहाँ पर समझ रहे हैं। वहीं पर फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक शिक्षा परीक्षा 2021 के 15 सितंबर को जारी विज्ञापन में तमाम अभ्यर्थी वो रहे गए हैं। उनकी मांग है कि आयोग ने 2017-18 में जो विज्ञापन निरस्त किया था, तो ऐसे में जो अभ्यर्थी उस समय आवेदन किए थे उनको मौका मिलना चाहिए, भले ही वो इस बार ओवर एज हो गए हों तब भी। और देखिए यहाँ पर आवेदन लेने के बाद जिन भर्तियों में अभी तक परीक्षा नहीं हुई है, उसमें जो जनरल कैंडिडेट हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, उनको लाभ मिलेगा। इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, दोबारा से वेबसाइट खोली जाएगी, यानी कि पुरानी भर्तियों में भी लागू होगा ईडब्ल्यूएस आरक्षण, लेकिन सिर्फ उन्हीं भर्तियों में जिनकी परीक्षा अभी तक नहीं हुई है, आवेदन लिए जा चुके हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी ये ईडब्ल्यूएस यानी कि कमज़ोर, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको 10% आरक्षण का लाभ देने जा रहा है। आयोग ने जिन भर्तियों के लिए पूर्व में आवेदन किया था उनकी और जिनकी परीक्षाएं अभी तक नहीं हुई हैं, तो ऐसे में उनको लाभ मिलना अब तय है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वर्ष 2016 और 2018 में ऐसे कई विज्ञापन निकाले थे, आवेदन लिए थे, लेकिन इनकी परीक्षा भी नहीं हो पाई है। तो अब जो अभ्यर्थी हैं उनसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लिया जाएगा और उनको 10% का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। तो अब देखो, ये अच्छी बात है कि पुरानी भर्तियों में भी लागू होगा ईडब्ल्यूएस का आरक्षण, जिनके आवेदन लिए जा चुके हैं लेकिन जिनकी परीक्षा नहीं हुई है। और संशोधित होगा सामाजिक विज्ञान कला का रिजल्ट, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि किनका किनका होने वाला है। और सिर्फ 5 मिनट में परखेंगे भावी शिक्षक की योग्यता। तो आप जानते हैं 2021 की पीजीटी की परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। 5 अक्टूबर से इसके लिए इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 31 अक्टूबर से पहले पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करना है। तो इंटरव्यू बोर्ड को प्रतिदिन 100 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेने की जिम्मेदारी दी गई है। वर्तमान में 5 सदस्य होने के कारण 5 बोर्ड गठित होगा, लिहाजा एक दिन में 500 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार होंगे, जबकि इसके पहले एक दिन में औसतन बोर्ड 40 से 50 और अधिकतम 60 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार ले रहा था। तो ऐसे में साक्षात्कार की जो गुणवत्ता है उस पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। इंटरव्यू सुबह 9 बजे से स्टार्ट होगा, शाम 5 बजे तक चलेगा या अधिकतम 6 बजे तक चलता है। बीच में 30 मिनट का लंच ब्रेक भी होता है। यदि 9 बजे से 6 बजे तक की टाइमिंग मान लें तो 100 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार लेने के लिए एक बोर्ड को कुल 8.5 घंटे यानी कि 510 मिनट मिलेगा। यानी कि प्रत्येक भावी शिक्षक की योग्यता परखने के लिए इंटरव्यू को मैक्सिमम 5 मिनट का समय यहाँ पर मिलने वाला है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि चयन बोर्ड की स्थापना के तकरीबन 4 दशक में शादी कभी एक दिन में इतने अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हुआ हो, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जब तक साक्षात्कार लिए जाएंगे, भले ही रात के 9 या 10 बज जाएँ, वो पूरी तरीके से लिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो साक्षात्कार की प्रक्रिया है ये शुरू हो रही है 5 अक्टूबर से। तो आप वेबसाइट पर विजिट करके अगर आप इस प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं तो पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। और प्रशिक्षित रोजगारों ने जनवरी में मांगी शिक्षक भर्ती परीक्षा, टीईटी के बाद विज्ञापन निकाल कराना चाहते हैं भर्ती पूरी। तो आप जानते हैं कि यूपी टीईटी के लिए 28 नवंबर को परीक्षा होनी है। 4 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे यूपी टीईटी के लिए और 28 दिसंबर को फाइनल जो इसका जो परिणाम है जारी कर दिया जाएगा। 1 महीने में परिणाम आ रहा है, तो बहुत जल्दी हो रहा है फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है देरी है तो देरी नहीं है, इससे तेज़ गति से काम नहीं हो सकता है। और अभ्यर्थी ये भी चाह रहे हैं कि जनवरी में ही इसके बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा करा के परिणाम जारी कर दिया जाए, ताकि चुनाव से पहले ही अंतिम जो परिणाम है जारी हो जाए।
तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि दिसंबर में इसका रिजल्ट आएगा, तो उसके बाद जो प्रतियोगी हैं वो मांग कर रहे हैं कि जनवरी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा करवा ली जाए, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया में ये जो भर्ती है वो फंसे ना। और देखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पर नियुक्ति के लिए पीएचडी की अनिवार्यता समाप्त हो गई है। इसका मतलब है कि अब बिना पीएचडी की डिग्री वाले छात्र भी इस पद के लिए आवेदन कर सकेंगे, लेकिन कंडीशन कि यह राहत सिर्फ इसी सत्र के लिए ही दी गई है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि कोरोना की वजह से अपनी पीएचडी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं 2 साल से। तो ऐसे में ऐसे अभ्यर्थियों को राहत यहाँ पर प्रदान की जा रही है। याद रहे आपको कि मौजूदा समय में देश भर में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के करीब 6300 पद खाली हैं। तो अगर आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है तब भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करें। और कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल। और वहाँ पर जो भी प्रश्न आप पूछते हैं मैं आपसे 1 to 1 वहाँ पर डिस्कस करता हूँ। थैंक यू सो मच।